तो क्या तुम्हें सनम तेरी कसम मूवी की फ्लॉप होने का असली रीजन मालूम है? और क्या मूवी की एंडिंग में जो सरू के कैरेक्टर को हमें मरते हुए दिखाया है, क्या वो अभी तक एक्चुअल में जिंदा है? एंड क्या भाई लोग सच में सनम तेरी कसम का पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक रूमर है? एंड लास्ट एंड मेरा फेवरेट कि क्या तुम्हें इस मूवी का बैड आस रवि कुमार के साथ क्या कनेक्शन है ये पता है? नहीं ना, वीडियो देखते रहो पता चल जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है ना कि एक साथ बहुत सारे सवाल ऐसे फेंक कर मार दिए तुम्हारे मुंह पर, तो टेंशन मत लो, आगे चलकर इस वीडियो में बात करने वाले हम इन सारे सवालों के ऊपर। एंड बहुत पहले देखा था यूट्यूब के ऊपर ही कि इससे एंगेजमेंट बढ़ती है तो बकती है सारे सवाल, लेकिन अब बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हिडन डिटेल्स ही नहीं मिलने वाली है जो अपना मेन धंधा है। क्योंकि सनम तेरी कसम को री रिलीज किया गया है तो इसके लिए मैंने कुछ फैक्ट्स भी निकाले हैं इस मूवी के, जो कि सुनने में तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन सबसे पहले मेन धंधा, हिडन डिटेल्स। तो जब मूवी की स्टार्टिंग में अपना इंदर यहाँ पर कोर्ट से बाहर आता है और यहाँ पर ड्राइवर को बोलता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो यहाँ पर ड्राइवर को नोटिस करो कि यहाँ पर वो फोन लगाकर किसी से बात कर रहा है। तो भाई लोग यहाँ पर वो उसके डैड से ही बात कर रहा है, यानी कि इंदर के डैड से ही, और उनको यही बता रहा होगा कि इंदर आज खुद अपनी गाड़ी चलाकर घर आ रहा है। अगर तुमने मूवी देखी होगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इंदर और उसके डैड का रिलेशन यहाँ पर बचपन से ही, यानी कि इंदर के बचपन से ही कितना ज्यादा ट्रेजिक रहा है। एंड जब वो इतनी देर के बाद मिले हैं तो यहाँ पर वो उसको खोना नहीं चाहते। अब ये खोने वाला वर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब अगर अगेन तुमने मूवी देखी है तो तुमको पता ही होगा कि यहाँ पर इंदर के साथ उसकी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे उसने खो दिया है। तो अब एक बाप को तो चिंता हो गई ना कि कहीं गाड़ी ठोक वोक ना दे। सॉरी, मेरे बोलने का तरीका ऐसा, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा तुम्हें। और भाई लोग यहाँ पर मूवी के अंदर यहाँ पर कॉल बैक डिटेल्स बहुत सारी है। अब ये कॉल बैक डिटेल्स क्या होती है, जब मूवी के अंदर एक सीन को दिखाकर यहाँ पर मूवी की एंडिंग में या फिर मूवी के बीच में उसके बारे में बताया जाता है, यानी कि उस सीन को कनेक्ट किया जाता है, तो उसको कॉल बैक डिटेल बोलते हैं। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में जब वो हमें घर वाला सीन दिखाया जा रहा होता है, तब यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं, वो रिश्ता टूट गया होता है ना उनका, तो उनके डैड बोलते हैं कि छुट्टी लेने का कोई ओकेजन नहीं है, अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। और बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पर यही सेम डायलॉग उसके नन्ना की तरह ही यहाँ पर उसकी बेटी यानी कि सरस्वती भी यही सेम डायलॉग बोलती है इंदर को, क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। एंड अब एक और यहाँ पर इसी बाप बेटी के कनेक्शन को दिखाती हुई कॉल बैक डिटेल है कि जब यहाँ पर इंदर अपने हाथ में गन लेकर जयराम को धमकी देने के लिए उसके घर पर आता है, तब यहाँ पर जयराम के जो हाथों में किताब होती है उस पर जूम किया जाता है, और वो किताब होती है लव वाली पोएट्री की, जो कि यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि सरस्वती वही सेम किताब पढ़ रही थी। और उसको देखकर इसी चीचा ने बोला था कि यहाँ पर इसको पढ़कर कोई भी फायदा नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट। एंड अब सरस्वती और इंदर के बीच में भी कैसी ही कॉल बैक डिटेल में दिखाई गई है। सरस्वती का मूवी के अंदर एक डायलॉग है कि मुझे पेड़ के नीचे 2 गज जमीन के अंदर गाड़ देना जब मैं मर जाऊंगी, और जब भी मुझसे कोई मेरा अपना मिलने आएगा तो मैं फूल बनकर उन पर बरस जाऊंगी। एंड वो कौन सा पेड़ होना चाहिए एग्जैक्टली उसका कंफर्मेशन भी यहाँ पर सरस्वती ने दिया था, जो कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस डायलॉग को कंक्लूड किया जाता है मूवी की एंडिंग में, जहाँ पर की इंदर उस पेड़ के सामने खड़ा है और जब भी यहाँ पर हवा चल रही है और फूल नीचे गिर रहे हैं, ये पगला थैंक यू बोल रहा है। अब प्यार में दुनिया को बदलने की ताकत हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर एक लड़के को ऐसी बकलोली करने पर तो मजबूर कर ही देता है। एंड अब जान लेते हैं कि इंदर ने यहाँ पर उसके घर के बाहर वाले पेड़ के नीचे ही उसको क्यों गाड़ा, गलत साउंड कर गया क्या, उसके मरने के बाद उसको क्यों दफनाया, ये ठीक है ओके। क्योंकि यहाँ पर वो मूवी की एंडिंग में पुलिस वाले का कैरेक्टर होता है ना, वो जब बुक लेकर आता है ना, तब वो इंदर को ये बताता है कि यहाँ पर सरस्वती ने 65 पेज नंबर पर उस गुलाब को रखा है जो कि इंदर ने उसे दिया था। एंड उसी पेज के बीच में यहाँ पर इंदर और उसके पिताजी की फोटो भी रखी हुई है, जहाँ पर कि उस फोटो के अंदर वो उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पर सरस्वती ने ये सब कुछ किया था इंदर को 2 बातें समझाने के लिए। एक तो मैं मरने के बाद उसी पेड़ के नीचे गाड़ना मेरे को, इसलिए भाई साहब भागते हैं और अपने पापा से 2 गज जमीन मांगते हैं उस पेड़ के नीचे। एंड यार दूसरी बात ये कि अभी इंदर को उसके डैड को माफ कर देना चाहिए और दोनों को साथ में आ जाना चाहिए, यही समझाना चाहती थी सरस्वती। एंड फिर मूवी में आगे चलकर जब इंदर उसको अपनी बैक स्टोरी बताता है सरस्वती को, तब सरस्वती को लगता है कि यहाँ पर ये अभी भी अपने पिता को माफ नहीं कर पाया। एंड फिर इसीलिए यहाँ पर इंदर को वो ये डायलॉग बोलती है कि लोग साथ साथ इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वो भुला देते हैं, वो इसीलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। एंड यही डायलॉग जाकर ये अपने बाप को चेपता है और हो जाते हैं साथ दोनों। अब मेरी तो बकवास करने की आदत है, लेकिन भाई साहब मजाक को साइड में रखे तो क्या लिखा है मूवी को, जिस तरीके से यहाँ पर मूवी की स्टोरी लाइन को लाइब्रेरी की बुक्स के साथ जिस तरीके से जोड़ा है ना, एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल की क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ पर इंदर और सरस्वती के रियल इमोशंस को यहाँ पर वो लाइब्रेरी की बुक्स ही कनेक्ट करती है। जैसे कि इंदर अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता सरस्वती के सामने, तो वो लाइब्रेरी की बुक्स के अंदर नोट्स बनाकर रखता है, जो कि वो डायरेक्टली नहीं बता सकता, इसलिए वो यहाँ पर लाइब्रेरी की बुक्स का यूज
करता है। और एक और चीज जो सरस्वती यहाँ पर इंदर को डायरेक्टली नहीं बता सकती, उसके मौत वाली बात कि वो बहुत बीमार है, उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो मरने वाली है। इसलिए वो यहाँ पर बुक के अंदर यहाँ पर पेंसिल से लिखती है कि 1995 to 2015 एंड वहाँ पर फिर इंदर के गुलाब को रखती है, जो कि मैं आगे बात कर चुका हूँ। तो हुई ना वो लाइब्रेरी की बुक्स इन दोनों का इमोशनल कनेक्शन पॉइंट। जो बात डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं बता सकते वो इनडायरेक्टली बता दो, एक ना एक दिन तो पता चली जाएंगी, और जो कि चलती भी है। बाद में सरस्वती को भी ये पता चल जाता है कि इंदर उससे बहुत पहले से प्यार करता था उन नोट्स की वजह से, है ना। एंड बुक से याद आया कि यहाँ पर जब इंदर सरस्वती से कोई बुक मांगता है पढ़ने के लिए और वो उसको कहता है कि जो जेल में रहकर आया हो उसको कौन सी बुक सजेस्ट करोगी, तो वो उसे जो बुक देती है उसका नाम है द कैचर्स इन द रे। ये एक नॉवल है जिसका की बेसिक प्लॉट भी यही है कि यहाँ पर एक 16 साल के लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाता है। एंड सरस्वती को ये बात पता थी कि यहाँ पर वो बचपन में ही जेल जा चुका है। अब ये बात सरस्वती को कैसे पता, बताता हूँ। जब यहाँ पर सोसाइटी वाले जयराम को ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये 13 साल की उम्र में जेल गया था, तब यहाँ पर साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पर सरस्वती भी वहीं पर खड़ी है और सुन रही है सब। एंड अब एक फनी डिटेल भी बता देता हूँ कि जब यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में जयराम ये बोलता है कि इंस्टेंट फूड इस घर में तब लाना जब मैं मर जाऊं, और तभी हमें कट टू नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है इंदर का, जो कि रेडीमेड फूड ही पिला रहा होता है अपनी बिल्ली को। एंड उसका एक्सप्रेशन मैं मर जाऊं, अंडरस्टैंड। इस मूवी को देखने के बाद जो सबसे पहली चीज मैंने खोली थी वो था इस मूवी का विकिपीडिया पेज। वैसे तुम क्या सोच रहे थे हैं? हाँ, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इस मूवी की स्टोरी की पूरी इंस्पिरेशन ली गई है भगवान शिव और माता सती की, जो लेजेंड्स पॉपुलर है ना हिंदू कल्चर में, उनसे। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर भगवान शिव और माता सती की स्टोरी लाइन तुम्हें बता देता हूँ, जिससे कि तुम इस मूवी के अंदर की स्टोरी लाइन के साथ डॉट्स को अच्छे से डिटेल में कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि माता सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी और यहाँ पर शिवजी से विवाहित थी, लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति कभी भी शिवजी को अपना नहीं पाए, क्योंकि शिवजी का वे ऑफ लाइफ कैसा था ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। इसके बारे में कोई भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और एक दिन दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें कि वो सारे देवताओं को बुलाते हैं और उनके सामने शिवजी की बुराई करने लगते हैं। माता सती उनको अपने पति की बुराई करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते और इसीलिए दुख में आकर वो अपने देह को अग्नि को सौंप देती है। सो दिस इज द स्टोरी। ओके, और अगर तुमने सनम तेरी कसम मूवी को ध्यान से देखा है और उसकी स्टोरी को समझा है तो अब तक तो तुमने डॉट्स को कनेक्ट कर भी लिया होगा, और नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। तो अपनी मूवी के तीनों मेन कैरेक्टर सरस्वती के पिता यानी कि जयराम और इंदर रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव, माता सती और दक्ष प्रजापति को। जैसे दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही मूवी में जयराम भी यहाँ पर इंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। एंड द रीजंस आर ऑल्सो एज इट इज। दक्ष को शिवजी के रहने का तरीका यानी कि उनकी वे ऑफ लाइफ और उनके कपड़े पहनने का तरीका यानी कि उनकी वेशभूषा पसंद नहीं होती। और बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पर मूवी के अंदर भी जयराम को इंदर के रहने का तरीका, जिस तरीके से वो रहता है और उसके कपड़े पहनने का तरीका, खैर कपड़े तो वो पहनता ही नहीं है, आधी मूवी में नंगा घूम रहा है ये आदमी। डैम ब्रो, अगर मेरी ऐसी बॉडी होती तो मैं भी घूमता। लेकिन अब वापस पॉइंट पर आए और एक और रीजन की बात करें तो दक्ष प्रजापति को उनकी फैमिली की जो इज्जत है ना उसको जाने का डर था, और बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पर जयराम को भी अपनी फैमिली की इज्जत का ही डर था। और जैसा यहाँ पर इस कहानी का एंड है, यानी कि एंडिंग में माता सती मर जाती है, यानी कि शिवजी उन्हें खो देते हैं, बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पर मूवी के अंदर भी जो मूवी की मेन हीरोइन है यानी कि सरस्वती, वो मर जाती है एंड लास्ट में बच जाता है अपना इंदर। अब तुम कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड पर भी नजर डालोगे ना तो यहाँ पर मूवी के अंदर जयराम को एक ब्राह्मण कास्ट का दिखाया है, एंड यस बिकॉज ऑफ दक्ष प्रजापति इज अ सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, सो टेक्निकली ही इज अ ब्राह्मण। और हाँ भाई लोग, अपनी जो माइथोलॉजी है, सॉरी अपनी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कई जगहों पर यहाँ पर राजा दक्ष को राजपूत भी बताया गया है। तो मेरे राजपूत भाइयों, कमेंट्स में मुझे लताड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर शिवजी और माता सती की स्टोरी का एंड तो तुम लोगों ने देख लिया, लेकिन क्या तुम्हें बिगिनिंग फिर से पता है? माता सती ने मृत्यु के बाद हिमालय और मैना के घर यहाँ पर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था, यानी कि उनका री इनकारनेशन हुआ था। अब इसका मूवी के तौर पर क्या कंटेक्स्ट है, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा आइडिया हो सकता है सनम तेरी कसम पार्ट 2 के लिए। अब इसका पार्ट 2 ऑफिशियली आ रहा है या नहीं, कंफर्म है या नहीं, ये वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इस मूवी के पार्ट 2 को लेकर एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन बना सकते हैं मूवी के मेकर्स, अगर वो चाहे तो। सनम तेरी कसम के पार्ट 1 को जिस तरीके से मेकर्स ने इंटेंशनली यहाँ पर माता सती और भगवान शिव की कहानी से इंस्पायर्ड होकर लिखा, बिल्कुल सेम उसी वे में यहाँ पर इसके पार्ट 2 को भगवान शिव और माता पार्वती की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होकर लिखा जा सकता है। एंड आई एम 101% श्योर कि यहाँ पर मूवी के मेकर्स का ये प्लान काफी पहले से ही होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मूवी फ्लॉप हो गई
थी, तो इसलिए उनका ये प्लान वर्क नहीं किया। आई होप कि आगे वर्क करे, लेकिन यहाँ पर मूवी की एंडिंग में जो सरू के कैरेक्टर को मरते हुए दिखाया है ना, यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर उसके रीइंकार्नेशन को दिखाया जा सकता है। अब ये मेरी सिर्फ एक थियोरी है और ये थियोरी भी मैं अपने थंबनेल को जस्टिफाइड करने के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम क्लिकबेट के शिकार हुए हो। अब आगे बढ़े और बात करें कि क्या तुमने यहाँ पर मूवी के अंदर ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी के कुछ रेफरेंसेस को नोटिस किया। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुमने जरूर से किया होगा। और एक सीन में तो यहाँ पर इंदर का कैरेक्टर खुद ही बोलता है कि आई एम अ बीस्ट। एंड ऑल्सो मूवी के अंदर यहाँ पर इंदर के कैरेक्टर को लुक भी कुछ उसी टाइप का दिया गया है, पूरी बॉडी के ऊपर टैटूज है। एंड मूवी के अंदर भी ये देखा जा सकता है, जिन जिन फ्रेम्स में यहाँ पर सरू का कैरेक्टर और इंदर का कैरेक्टर साथ में है, वहाँ पर तुम्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली वाइब्स तो जरूर से आएंगी, क्योंकि इंदर का लुक ऐसा है और लड़की तो क्यूट है ही। अब यार इस मूवी के थोड़े बहुत फैक्ट्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर अभी अभी ये मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी ने 9 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर लिया है। अब ये बात तुमको सुन के जरूर से शौक लग सकता है कि जब ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी तब इसने अपने लाइफ टाइम में कलेक्शन किया था 9 करोड़ 10 लाख का, एंड उससे ज्यादा का तो यहाँ पर इसने अपने री रिलीज के 2 दिनों में ही कर लिया है। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग और ये मूवी डिजर्व भी करती है, ठीक है। और अब मैंने जो तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस मूवी का बैड रवि कुमार के साथ क्या कनेक्शन है, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर म्यूजिक किसने दिया है? इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है द मैन द मिथ मिस्टर लॉर्ड हिमेश रेशमिया। एक्टिंग कैसी भी हो, हिमेश भाई गाना तो बढ़िया गाते हैं यार, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं कोई मजाक नहीं है, नहीं सीरियसली। अब भाई लोग और क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी की जो हीरोइन है वो एक्चुअल में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। वो पहले पाकिस्तानी सीरियल्स में काम करती थी और फिर उन्होंने अपना डेब्यू किया यहाँ पर सनम तेरी कसम मूवी से बॉलीवुड में। और उनका रियल नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि लिया ही नहीं जा रहा है। तुम्हारे स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, आता है तो ले लो, ठीक है। तो अब जाते जाते मैं तुम्हें एक खुशखबरी देकर जाना चाहता हूँ कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी का पार्ट 2 काफी पहले ही अनाउंस कर दिया था ऑफिशियली, कोई भी रूमर नहीं है ये। एंड वो फाइनली यहाँ पर सनम तेरी कसम के पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इस मूवी को अभी री रिलीज भी किया है, जैसे कि तुम्बाड़ के मेकर्स ने किया था। ओके तो खुश हो जाओ और लाइक मार दो इस वीडियो को, और अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।